हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आज हमारी तीसरी क्लास है इन पॉलिटिकल थ्योरी सीरीज़। तो अभी तक हमने बेसिक पीटी के बारे में डिस्कशन किया है। पीटी मींस पॉलिटिकल थ्योरी। इसके बाद हमने अलग अलग फिनोमिनन्स के बारे में डिस्कस किया है, डिबेट्स के बारे में बात करी है। अभी पिछले सीरीज से हमने स्टार्ट किया है अप्रोचेस ऑफ स्टडिंग पॉलिटिकल थ्योरी। तो आज हम इस लेक्चर में ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे। दिस इज़ योर फैकल्टी एंड आई एम नेट JRF qualified doing my PhD from NIT Bhopal, and this series is especially for people who are preparing for UPSC optional or UGC NET or any subject that is any exam that relates to political science. तो अभी तक हमने देखा कि पॉलिटिक्स क्या है, व्हाट इज़ पॉलिटिकल थ्योरी। आज हम देखेंगे कि पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो होते हैं वो पढ़ते कैसे हैं पॉलिटिक्स को। तो कुछ आइडियाज़ को पढ़ते हैं, कुछ हिस्ट्री को पढ़ते हैं, कुछ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं, कुछ लॉज को पढ़ते हैं। और जो ये वेज होता है उनका पढ़ने का एक तरीका होता है, इसको बोलते हैं अप्रोचेस। इन अप्रोचेस को लेकर के फिर अलग अलग स्कूल्स डेवलप हुई हैं, स्कूल्स ऑफ थॉट। और ये जितने भी स्कूल्स हैं ये अलग अलग थिंकर्स इनमें हम रख सकते हैं। देखिए, ये ना सिर्फ अप्रोच, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं या किसी टॉपिक पे हम जिसको नहीं पता होता है कि क्या है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में सर्टेन क्वेश्चंस होते हैं। व्हाट अ फिनोमेना इज, व्हाई। लेट्स सपोज कि हम ये मान लेते हैं कि व्हाट इज अ स्टेट, राज्य क्या है, ठीक है। फिर दूसरा उसमें क्वेश्चन बनेगा, राज्य है, ये चीज़ है तो क्यों है, कब बना, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस होते हैं इनको एनालाइज करने के लिए हम एक मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, कि राज्य क्या है। तो राज्य क्या है के लिए, क्या राज्य कैसे बना, उसके लिए एक मेथड होगा। उस मेथड को लगाने के बाद हम सर्टेन एविडेंसेस को कलेक्ट करते हैं ताकि हम अपना पॉइंट प्रूव कर सकें, ठीक है। और इसके बाद हम कंक्लूजन्स पे जाते हैं कि फाइनली स्टेट में बी अकॉर्डिंग टू यू इज़ एन ऑर्गेनिक एंटिटी formed by God for the welfare of humankind। ये हो सकता है। दूसरा, आपको ये लग सकता है कि स्टेट इन एन आर्टिफिशियल इंस्टीट्यूशन क्रिएटेड बाय ह्यूमंस टू मैनेज देयर ओन सोसाइटी, राइट। तो जो रिसर्च का एक पर्सपेक्टिव होता है वो होता है पहले क्वेश्चन पूछना, पहले क्वेश्चंस को आपने पूछा, फिर किस तरह का मेथड आप उसमें यूज़ करोगे, आप उसके लिए क्या एविडेंस दोगे, और फाइनली आपका क्या कंक्लूजन होगा। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है, और क्या कंक्लूजन ड्रॉ करना है। इस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं, पॉलिटिकल फिनोमेना में जब ये समझते हैं तो इसको हम बोलते हैं अप्रोचेस। जरिया, तरीका, ढंग, ये सब हम मान सकते हैं अप्रोचेस के अंदर। अच्छा, जब पॉलिटिकल साइंस में अप्रोचेस की बात करते हैं, अप्रोचेस इन पॉलिटिकल साइंस, तो दो तरह की अप्रोच होती हैं। एक अप्रोच को हमने बोल दिया ट्रेडिशनल अप्रोच। वो अप्रोच जो पहले यूज़ की जाती थी, हमने बीच में एक बिहेवियरलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसमें हम क्या करने लग गए, ह्यूमन बिहेवियर्स को स्टडी करने लग गए, और उसके हिसाब से फिर हमने अलग अलग सिस्टम्स बना दिए। काय के सिस्टम्स बना दिए, सिस्टम ऑफ स्टडीइंग डिफरेंट फिनोमिना, पॉलिटिकल फिनोमिना। तो अब अप्रोचेस में हम देखते हैं जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसमें एक अप्रोच हो गया फिलोसॉफिकल, एक हो गया हिस्टोरिकल, एक हो गया इंस्टीट्यूशनल, एक हो गया लीगल। आज हम इनको कवर करने वाले हैं। मॉडर्न अप्रोच हम अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, आर यू रेडी? सो लेट्स मूव ऑन। सो ट्रेडिशनल अप्रोचेस में सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या है कि पहले हमने वैल्यू बेस्ड पढ़ना है, हमको वैल्यूज़ की स्टडी करनी है। दैट इज़ वाई नॉर्मेटिव। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया है, नॉर्म जो है तो नॉर्मेटिव जो है तो नॉर्म शब्द से आया।
नॉर्म का मतलब होता है कुछ कायदे या कानून। तो जब आप किसी वैल्यू को, जस्टिस को कानून मानते हो, कानून मतलब वो वाला कानून नहीं, इसमें एक बेसिक मोरल फाउंडेशन की बात हो रही है, बेसिक मोरल फाउंडेशन की बात हो रही है। तो जैसे जस्टिस को आपने फाउंडेशन मान लिया, तो इसके बाद जो आपकी स्टडी होगी वो नॉर्मेटिव हो गई, ठीक है। दूसरा, हम क्वालिटेटिव स्टडी करते हैं, हम बहुत ज़्यादा डेटा, फैक्ट्स या एम्पेरिसिज्म पे बात यहाँ पे नहीं करते हैं इन अप्रोचेज में। तीसरा क्या है, इंस्टीट्यूशन सेंटर्ड, मतलब हम किसको पढ़ते हैं, हम इंस्टीट्यूशंस को पढ़ते हैं। इसमें हम राज्य को पढ़ेंगे, राज्य के अलग अलग निकायों को पढ़ेंगे, ठीक है। वैल्यू ओरिएंटेड, अभी मैंने बताया। हिस्टोरिकल मतलब हम इसमें हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, कि पहले कैसा था, पास्ट में कैसा था, प्रेजेंट में क्या कंडीशन है, और इसको हम देखेंगे कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, ठीक है। और लीगलिस्टिक में हम लॉ को पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ लॉ। अब देखते हैं फिलोसॉफिकल अप्रोच। तो ये है प्लेटो। फिलोसॉफिकल अप्रोच प्लेटो से जोड़ के मानी जाती है। इसमें बेसिक सेंट्रल क्वेश्चन हम ये बोलते हैं, अच्छा फिलोसॉफिकल अप्रोच है तो इसमें क्वेश्चंस क्या पूछे जाएंगे, व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, व्हाट ऑट टू बी। तो अब इसमें हम क्या पूछ रहे हैं, इसमें हम ये नहीं बता रहे हैं कि राज्य क्या है, व्हाट इज हम नहीं बता रहे हैं, हम क्या पूछ रहे हैं, व्हाट ऑट टू बी। तो प्लेटो ने अपना एक कॉन्सेप्ट दिया कि आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए। देखिए आइडियल, आप अपने जीवन में किसी ना किसी को आइडियल मानते हैं। जैसे मेरे आइडियल्स में वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इज स्वामी विवेकानंद। तो विवेकानंद जी को जब भी मैं लिखता हूँ तो हार्ड वर्क की बात आती है, देश प्रेम, नेशन, अपना पेट्रियोटिज्म की बात आती है, ठीक है। तो ये हमारे मेरे क्या हो गए, आइडियल। तो इनके हिसाब से आइडियल स्टेट क्या होना चाहिए, एक ऐसा राज्य जिसको सभी देख करके ये कह सकें कि ये राज्य, हाँ ये राज्य होना चाहिए। तो इनका फोकस किस में रहता है फिलोसॉफिकल अप्रोच वालों में, जस्टिस का, न्याय क्या होता है, सबको न्याय होना चाहिए। फिर दूसरी, समानता होनी चाहिए, सब समान होने चाहिए। तीसरी है लिबर्टी, मतलब आज़ादी या स्वतंत्रता की जब हम बात करते हैं, उसकी अधिकारों की बात होती है, राइट्स की बात होती है, ठीक है। और बेस्ट गवर्नमेंट कौन सी होनी चाहिए। तो फिलोसॉफिकल अप्रोच में हम क्या क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट ऑट टू बी, ठीक है। ना सिर्फ राज्य बल्कि पूरे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस कैसे हमें होने चाहिए, जस्टिस कैसा होना चाहिए, जस्टिस सिस्टम, ठीक है। लेजिस्लेटिव कैसा होना चाहिए, एग्जीक्यूटिव कैसा होना चाहिए, लोगों को कैसे बिहेव, आइडियली क्या बिहेव करना चाहिए। तो ये हो गया फिलोसॉफिकल अप्रोच। फिलोसॉफिकल अप्रोच कंसर्न किससे है, आइडियाज से। फिलोसॉफिकल अप्रोच के मेजर थिंकर्स में सबसे पहले आते हैं हमारे प्लेटो। तो प्लेटो जो है, तो प्लेटो और अरिस्टोटल ये दोनों ग्रीक थिंकर्स माने जाते हैं, ठीक है जी। अब ये ग्रीक थिंकर्स में जो प्लेटो का जो रोल है, प्लेटो वॉज एन स्टॉन्च आइडियलिस्ट। इन्होंने बहुत सारी थ्योरीज दी हैं और इनकी थ्योरीज को कभी कभी उटोपियन थ्योरी भी बोला जाता है। उटोपिया मतलब होता है कि वो चीज़ जो संभव नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में। इनके जो शिष्य हुए वो हुए अरिस्टोटल। अरिस्टोटल ने भी फिलोसॉफिकल अप्रोच यूज़ किया, लेकिन इन्होंने थोड़ा सा रियलिस्ट अप्रोच रखा उसमें। इन्होंने ये कहा, जैसे प्लेटो, हमेशा इनकी एक बड़ी फेमस पेंटिंग है जिसमें प्लेटो का हाथ ऊपर उठा है और अरिस्टोटल का हाथ नीचे है। तो वो ये कहना चाह रहे हैं कि प्लेटो हमेशा ऊपर की दुनिया में रहते थे और अरिस्टोटल हमेशा नीचे की दुनिया में रहते हैं। जैसे कि आप भी कभी अगर घर जाएंगे और आपने कुछ अलग बात कर दी जो समाज से हट के है, तो आपके फ्रेंड्स, और आपके फ्रेंड्स नहीं, आपकी फैमिली ये कहेगी कि आप किताबी बातें कर रहे हो। तो आप क्या कर रहे हो किताबी बातों में, यू आर डिटैच्ड फ्रॉम रियलिटी। आपको क्या बोल दिया जाएगा कि आप रियलिटी से डिटैच हो चुके हैं। रियल लाइफ में और किताब में बहुत अंतर है। तो अरिस्टोटल के हिसाब से हमें जो है तो यहाँ रह के फोकस करना चाहिए, और इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटी दिया था। पॉलिटी में किसका रूल होगा, मिडिल क्लासेस का। और इन्होंने डेमोक्रेसी को अच्छा नहीं माना था। ये जब हम अरिस्टोटल पढ़ेंगे इसके बाद डिस्कस करेंगे कि क्यों इन्होंने ऐसा कहा था। इसके बाद है हमारे थॉमस हॉब्स। ये जो है तो इन्होंने लेवियाथन करके एक बुक लिखी है जिसमें इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट की थ्योरी सबसे पहले दी है। इनका कहना है कि स्टेट जो है तो हमने बनाया है क्योंकि हमारे यहाँ पे मत्स्य न्याय था।
मत्स्य न्याय हमारे इंडियन कंटेक्स्ट हो गया, इसको ये बोलते हैं स्टेट ऑफ नेचर। स्टेट ऑफ नेचर में क्या था कि जो व्यक्ति मजबूत था वो किस पे अटैक कर रहा था, वो अटैक कर रहा था वीक इंसान पे। ठीक है, तो इस सिलसिले में फिर हम सोशल कॉन्ट्रैक्चुअलिस्ट ट्रेडिशन में हॉब्स आते हैं, फिर इसके बाद लॉक आते हैं, फिर रूसो आते हैं, फिर हीगल अभी हीगल यहाँ पे आप ये ध्यान, ये तीन मेन थिंकर्स हैं जिनको सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर्स बोला जाता है। और इनका जो स्टेट ऑफ नेचर है, स्टेट ऑफ नेचर मतलब जब राज्य नहीं बना था उसके पहले का, वो तीनों के समाज में अंतर है। इनका बड़ा वॉयलेंट समाज है, इन दोनों का थोड़ा पीसफुल है। ठीक है जी। इसके बाद आ जाते हैं हीगल और आ जाते हैं टीएच ग्रीन। तो टीएच ग्रीन थोड़ा सा मॉडर्न लिबरल में आते हैं और हीगल स्टॉन्च आइडियलिस्ट हैं। इनकी पूरी फिलॉसफी आइडिया के ऊपर निर्भर करती है। अब ये कहते हैं, हीगल बोलते हैं स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। तो ये स्टेट को एज एन आइडिया बताते हैं जो कि गॉड का एक मैनिफेस्टेशन ही है। अब इनमें से मेरिट्स क्या हैं फिलोसॉफिकल अप्रोच को, कि आइडियल्स को डेवलप करते हैं, ठीक है, जस्टिस को एक्सप्लेन करते हैं, न्याय को एक्सप्लेन करते हैं, ये पॉलिटिकल वैल्यूज को बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, और एक तरह से ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन देते हैं। अच्छा, सारे, जैसा कि मैंने बताया, सारे थिंकर्स डेमोक्रेसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी के भी अलग अलग फॉर्म्स होते हैं। एक होता है जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी देख लीजिए, एक इनडायरेक्ट हो जाए जैसे रिप्रेजेंटेटिव इंडिया में है, डायरेक्ट जैसे स्विट्जरलैंड में है ना। तो इसमें इनके मत अलग अलग हैं, लेकिन इनका मेन आइडिया क्या है कि एक आइडियलिस्ट सोसाइटी या स्टेट कैसा हो, सोसाइटी कैसी हो, स्टेट कैसा। अब इनका लिमिटेशन सिंपल सा है कि ये बहुत ज़्यादा आइडियलिस्ट है, मतलब ये प्रैक्टिकल नहीं है। इनके आइडियाज़ प्रैक्टिकल कैसे नहीं है कि इनकी करनी और कथनी अलग है। ठीक है, अब जैसे प्लेटो कहते हैं कि हमें ये फिलोसोफर किंग बना देना चाहिए, एक ऐसा व्यक्ति जो कि सबसे ज़्यादा उस फिलोसॉफिकली वो एक्टिव होगा। लेकिन वो ये कहते हैं कि उस व्यक्ति को ये फिलोसोफर किंग बनाना जो बनना नहीं चाहता है, तो ये जो है तो इतना प्रैक्टिकल नहीं है। दूसरा, एम्पेरिकल नहीं है, ये लोग कोई भी डेटा फैक्ट्स ये सब नहीं रखते, इनका जो क्लेम्स हैं वो आप वेरीफाई नहीं कर सकते। अब जैसे फिलोसोफर किंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप कैसे वेरीफाई करेंगे, जब तक आप किसी को फिलोसोफर किंग बना के सत्ता नहीं दे सकते तब तक आप उसको नहीं कर सकते। और ये एक्चुअल बिहेवियर को इग्नोर कर देता है, क्योंकि ये फोकस ऑन व्हाट ऑट टू बी rather than what is। ठीक है जी। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल अप्रोच। हिस्टोरिकल अप्रोच में हम क्या पढ़ते हैं, हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, और हिस्ट्री से हम देखते हैं कि इंस्टीट्यूशंस कैसे इवॉल्व होते हैं। तो ये हमेशा हिस्ट्री का सहारा लेते हैं। जैसे अगर आप यहाँ पे हिस्टोरिकल मेथड का आप देखें तो सबसे पहले ये क्या कहते हैं कि सबसे पहले एंशिएंट वर्ल्ड हुआ। ठीक है, एंशिएंट वर्ल्ड में क्या हुआ, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी हो गई, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई। पहले हम देखिए हंटर गैदरर थे, तो उसमें एक व्यक्ति को सब कुछ करना पड़ता था, है ना। हंटर गैदरर में आपको शिकार करना भी आना चाहिए, अपनी प्रोटेक्शन भी करना आना चाहिए, आग जलाना भी आना चाहिए, है ना। बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक व्यक्ति को हो करनी चाहिए। धीरे धीरे क्या हुआ कि कोई व्यक्ति है जो शिकार करने में ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू जो व्यक्ति खाना बनाने में ज़्यादा अच्छा है, तो इन्होंने क्या कर दिया कि शिकार कोई और करके लाएगा, खाना कोई और बनाएगा। तो इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर, काम को बांट दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। तो डिवीजन ऑफ लेबर से क्या हुआ कि सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई, हायरार्की हो गई। अब हायरार्की कैसे हो गई कि जैसे जो शिकार करने वाला व्यक्ति है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाने वाला लगा, किससे, कंपेयर टू द पर्सन हु इज क्लीनिंग एंड कुकिंग। ठीक है, तो यहाँ से हायरार्की हो गई। तो यहाँ इसको क्या बोलते हैं, अर्ली फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पावर। नेक्स्ट है हमारा सिटी स्टेट। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि जब सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो गई तो सिटी स्टेट बने। इसमें ग्रीक सिटी स्टेट है जिसमें पॉलिस, आइडिया ऑफ सिटी स्टेट यहाँ से आया। तो अब इसमें क्या हुआ, सिटीजनशिप, वो व्यक्ति जो पॉलिस मतलब सिटी स्टेट इसका जो हिस्सा होंगे उनको क्या बोला जाएगा, सिटीजन बोला जाएगा। और जो इसका हिस्सा नहीं हो गए वो कौन बोले जाएंगे, आउटसाइडर्स। इसका एक टर्म है जो नेट में पहले भी पूछा जा चुका है, इसको मेटिक्स बोलते थे ग्रीक। मेटिक्स मतलब वो लोग जो कि सिटीजन का पार्ट नहीं है।
फिर इसके बाद क्या हुआ, सिटी स्टेट के बाद बड़े बड़े एम्पायर्स बने, जैसे रोमन एम्पायर बना। रोमन एम्पायर में क्या हुआ, लीगल सिस्टम बनाया, ब्यूरोक्रेसी बनाई, यूनिफाइड किया इन्होंने। तो लीगल सिस्टम, क्योंकि अब बहुत बड़े लेवल पे हम कंट्रोल कर रहे हैं सोसाइटी को, तो कुछ कोड्स, लीगल सिस्टम, कोड्स जरूरी होते हैं। जैसे इंडियन पीनल कोड अब बन गया है BNSS, हमारे यहाँ पे पहले नहीं था। तो इंडियन पीनल कोड किसने बनाया था, ब्रिटिश ने बनाया था, ठीक है। उसी तरह इन्होंने, रोमन्स ने सबसे पहले अपने कानून बनाए थे। इसके बाद ब्यूरोक्रेसी बनाई जो कि स्टेट को रन करेंगे, है ना। इसके बाद हम, इन्होंने यूनिफिकेशन किया। फिर फ्यूडलिज्म की स्टेज आई, फ्यूडलिज्म में और रिलीजन एक साथ हुआ। तो फ्यूडलिज्म में क्या हुआ कि जो लैंड थी वो कुछ लोगों के पास थी, बाकी सब क्या कर रहे थे, इस पे काम कर रहे थे, वर्कर्स थे। और इनका किससे सम्मिश्रण हो गया, इनका हो गया रिलीजन से, ठीक है। ये रिलीजन के जब हो गया, इसके बाद हमने देखा कि एब्सोल्यूटिज्म आ गया, कि एक राजा था जिसके पास लैंड भी है, पावर भी है, तो दैट किंग बिकेम एब्सोल्यूट। और जनता मर रही है, त्राही त्राही कर रही है, तो फिर क्या होगा, फिर होगी क्रांति। तो क्रांति, फ्रांस रेवोल्यूशन हुआ 1789 में, ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ कि हमने देखना चालू किया, थिंकर्स ने, बोधा और हॉब्स जैसे थिंकर्स आए, जिनके बारे में अभी मैंने आपको थोड़ा सा बताया। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो गया, जब क्रांति हुई तो इन्होंने स्टेट की रिफॉर्म की बात करी। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन में लिबर्टी, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी की बात करी गई, ठीक है। इसके बाद हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है कि यहाँ पे मशीन्स को जो है, तो मशीन से आउटपुट बढ़ा दिया गया। तो जो पहले गरीबी थी, गुर्बत थी, वो खत्म हो गई। तो इसके बाद अब लोग, और शिक्षा आने लग गई, संपन्नता आने लग गई, तो राइज ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम देखते हैं कि फिर LPG हुआ, जैसे इंडिया में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन हुआ, है ना। और आज हम कहीं कनेक्टेड वर्ल्ड में जी रहे हैं। तो हिस्टोरिकल अप्रोच क्या बोलता है, बोलता है कि हिस्ट्री को समझिए तो आपको आज तक का पूरा समझ आ जाएगा। इसके मेन थिंकर्स हैं, इसमें थोड़ा सा उल्टा हो गया है सबसे, इसमें बर्ग को भी 2 बार दे दिया है, बट आपके रेफरेंस के लिए आई थिंक दिस विल सफाइस। तो इसमें निकोलो माकियावेली वॉज ए स्टॉन्च रियलिस्ट। इन्होंने हमेशा हिस्ट्री का अध्ययन किया और उसके क्या किया कि उससे सर्टेन रूल्स और प्रिंसिपल्स निकाले। और उन्होंने कहा कि देयर आर सर्टेन रूल्स दैट विल ऑलवेज गवर्न ह्यूमंस। और इन्होंने बड़ी पेसिमिस्टिक पिक्चर जो है तो पेंट करी। उसी तरह बर्क जो है, तो एडमंड बर्क, जिसको कंजर्वेटिविज्म का फाउंडर भी माना जाता है, इन्होंने अपनी थिंकर दी। और मॉडर्न में देखते हैं हम सबाइन और सीले के बारे में। अब जैसे आप इंडिया में देख लीजिए कि जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट थी, ये कब से बनी, पहले एक पास था, अभी प्रेजेंट में सेंट्रल विस्टा के बाद यहाँ पे चेंज कर दिया। और आगे जो है तो गवर्नमेंट जो है तो और कैसे बदल सकती है, इसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। तो हम पास्ट से प्रेजेंट, प्रेजेंट से फ्यूचर की ओर जाते हैं। अब इसमें क्या है, इसके मेरिट्स क्या हैं, इसमें कंटिन्यूटी शो होती है कि क्या कैसे होता आया है। तो ये है, हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और प्रेजेंट में क्या है, और इसमें हम प्रिडिक्ट कर देते हैं कि फ्यूचर क्या होगा, ठीक है। रेपिटेशन अवॉइड नहीं होता इसमें, और पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझने में हमें एक आसानी होती है। जैसा कि हमने इस पे देखा कि इसमें पॉलिटिकल डेवलपमेंट को समझने में हमें आसानी हो रही है। अब इसमें क्या है, फ्यूचर को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, फ्यूचर को कभी सर्टेन नहीं होता ना, फ्यूचर इज नेवर सर्टेन, क्योंकि कुछ भी एक छोटा सा फैक्टर है वो चेंज कर सकता है। देयर इज समथिंग कॉल्ड बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट में ये है कि एक छोटी सी बटरफ्लाई को अगर किसी ने उड़ा दिया है, वो भी आगे चल के 100 साल में आपके लाइफ में असर करेगी। ये आप जरूर गूगल करके पढ़िएगा, बटरफ्लाई इफेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये हिस्ट्री को ज़्यादा ओवर एम्फेसाइज कर देते, ये कह देते कि सब कुछ हिस्ट्री से ही हमको समझ आ सकता है। तो इसमें किसका रोल, ये इंडिविजुअल का रोल जो है तो कहीं ना कहीं नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हिस्ट्री में सिर्फ इंस्टीट्यूशन काम नहीं करते, उसमें अलग जो उस समय के डिसीजन मेकर्स होते हैं, नेता होते हैं, वो भी काम करते हैं, पर्सनालिटीज होती हैं। तो ये तीसरा क्या है कि ये कभी कभी प्रेजेंट रियलिटी को भी इग्नोर कर देते हैं कि अभी क्या चल रहा है। नेक्स्ट है हमारा इंस्टीट्यूशनल अप्रोच। जैसा कि इसके नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का मतलब होता है स्टडी ऑफ इंस्टीट्यूशन, ठीक है जी। तो अब जिस भी पर्टिकुलर एरिया में अगर हमको पढ़ना है, जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया में हमारे पार्लियामेंट है,
पार्लियामेंट में हमारे राज्यसभा है, लोकसभा है, इनको पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कि इंस्टीट्यूशन फंक्शन कैसे करते हैं, लॉस कैसे बनते हैं, डिबेट कैसे होता है। फिर हो गया एग्जीक्यूटिव, पॉलिसीज और एडमिनिस्ट्रेशन। तो एग्जीक्यूटिव में आपके आईएएस हो गए, आईपीएस, जो सर्विसेज हो गई, इनको देख लिया आपने। फिर दूसरा क्या है कि ये पॉलिसीज कैसे बनाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन डेली टू डेली कैसे काम करता है, तो इसको पढ़ें तो आपको समझ में आएगा। फिर ज्यूडिशरी हो गया, तो जस्टिस कैसे मिलता है, इंटरप्रिटेशन कैसे होता है, कोर्ट्स हो गए, इसमें जजेस हो गए। इलेक्शन कमीशन देख लिया, तो इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कैसे कराता है, फेयरनेस कैसे होती है। तो ये इंस्टीट्यूशंस को पढ़ने का एक फ्रेमवर्क देते हैं। तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि कौन सा इंस्टीट्यूशन पढ़ना है और इंस्टीट्यूशन है क्या। इसके बाद उसके फंक्शंस हमको समझने हैं, और इसके बाद उसकी परफॉर्मेंस समझनी है कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कैसे परफॉर्म कर रहा। इसमें जो है तो 4 मेन थिंकर्स हैं। इन थिंकर्स के बारे में देखिए, तो एक इंग्लिश थिंकर थे जिनका नाम था वॉल्टर बेजहॉट। बेजहॉट एक फेमस द इकोनॉमिस्ट मैगजीन है, वो अभी भी पब्लिश होती है, और हर हफ्ते 7 डेज में फ्राइडे को पब्लिश होती है। तो इसमें जो है तो दुनिया की पूरी न्यूज़ और एनालिसिस बहुत बढ़िया से रहता है। तो अपने टाइम पे द इकोनॉमिस्ट के एडिटर रह चुके हैं, और बेजहॉट ने बहुत अच्छी कमेंट्री लिखी है जो है तो अलग अलग इंस्टीट्यूशंस पे उस तरह। और इनको जो है तो मार्क्स ने भी, कार्ल मार्क्स का अगर आपने नाम सुना होगा, तो मार्क्स ने भी इनको कोट किया है, क्रिटिसाइज भी किया है। फिर इसके बाद हमारे आते हैं वुडरो विल्सन। विल्सन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, और इनको फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी बोला जाता है। ठीक है, तो विल्सन ने इंस्टीट्यूशंस को पढ़ के एक अलग ही सब्जेक्ट बना दिया, जिसको अभी हम आज जानते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से। वैसे ही जेम्स ब्राइस और एवी डाइसी, ये दोनों जो है तो यूके के हैं। इन्होंने भी इंस्टीट्यूशंस का अप्रोच वो किया है। डाइसी ने बहुत ज़्यादा एक कमेंट्री दी है इंडिया के ऊपर, ठीक है, इंडिया के इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के ऊपर। तो अब इनमें क्या है, इनके मेरिट्स और डिमेरिट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इंस्टीट्यूशंस। हमको क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलती है कि कौन क्या करता है। दूसरा क्या है, यूजफुल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज। सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड हाउ कॉन्स्टिट्यूशन वर्क्स, तो इस अप्रोच को आपको देखना पड़ेगा। जैसे कि जब 1947 से लेकर के 1946 से लेकर के जब भी 1950 तक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, डेलिब्रेशन चल रहा था इसमें, तो हमने इसी अप्रोच का यूज़ करके ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसमें अंबेडकर जी थे, इन्होंने अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को पढ़ा, और इसके बाद जो है तो इम्पॉर्टेंट उसमें से चीज़ें ले ली। तो इसमें क्या तीसरा क्या हो जाएगा, कंपेरेटिव पॉलिटिक्स फाउंडेशन। हम क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या इसमें लिमिटेशंस क्या है कि हम वोटर बिहेवियर को इग्नोर कर देते हैं। देखिए, यही चीज़ है जो फिर बाद में बिहेवियरलिज्म बनेगी, कि हम ह्यूमन बिहेवियर को नहीं करते थे, डिस्क्रिप्शन बहुत ज़्यादा दे देते हैं, और इनफॉर्मल पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन नहीं करते हैं। इनफॉर्मल पॉलिटिक्स कौन सी हो गई, जैसे प्रेशर ग्रुप हो गया, सेल्फ हेल्प ऑर्गेनाइजेशंस हो गए, जो प्रोटेस्ट होते हैं स्ट्रीट में, ये हो गए। तो इनकी स्टडी ये नहीं करते, ये सिर्फ और सिर्फ इंस्टीट्यूशंस की स्टडी करता है। नेक्स्ट, और हमारा ये ट्रेडिशनल अप्रोच में फाइनल अप्रोच आता है, लीगल अप्रोच। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, हाउ शुड लॉ रेगुलेट पॉलिटिक्स। लॉ को कैसे पॉलिटिक्स को रेगुलेट करना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है कि हम इसमें पढ़ेंगे लीगल सिस्टम के बारे में। क्या पढ़ेंगे, लीगल सिस्टम के बारे में, कि एक लीगल सिस्टम कैसे काम करता है। जैसे सबसे हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर कौन है, संविधान, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, इसके अगेंस्ट कुछ भी नहीं जा सकता, जो भी होगा इसी के दायरे में होगा। देखिए, जब भारत आज़ाद हुआ था तो हमारे पास ऑलरेडी सर्टेन लॉज थे, है ना, और ये लॉज को हमने पूरे तरीके से ख़त्म नहीं किया। संविधान ने एक बाउंड्री बना, दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री। ठीक है, इस कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्री के अंदर जितने भी लॉज हैं वो क्या हैं, उनको क्या मान लिया गया, लीगल, वो रहेंगे। जैसे कि ये आ गया, मान लीजिए आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935,
तो जो भी इसके अंदर हैं वो उसको क्या होंगे, लीगल होंगे, और जो भी बाहर हैं उनको क्या बोला जाएगा, इलीगल हैं। ठीक है, तो सबसे ऊपर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड। इसको कौन इंटरप्रेट करेगा, इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमने कोड बना दिया, जो कि लीगल प्रोसीडिंग्स वहां होगी। और उसमें किसको स्टडी करेंगे हम, जजेस को और उनके प्रिसाइडिंग्स को। एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, दूसरे में हम पढ़ लेंगे कि पार्लियामेंट कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये जो है तो लीगल अप्रोच में हम पढ़ते हैं। इसमें डाइसी का अभी हमने पीछे देखा, एवी डाइसी, डाइसी इसमें प्रमुख है। डाइसी ने इंस्टीट्यूशन को भी पढ़ा है और लीगल को भी पढ़ा है, ये दोनों के थिंकर है। अब इसमें फोकस क्या करेंगे, लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन, सॉवरेनिटी, राइट्स एंड रूल ऑफ लॉ। इसकी मेरिट्स क्या है, ये लिबर्टी को प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, तो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को भी स्ट्रेंथन करेगा, और लीगल एनालिसिस के लिए बहुत जरूरी है। क्या लिमिटेशंस हैं कि सिर्फ लॉ जो है तो पॉलिटिक्स को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। पॉलिटिक्स इज अ गेम वेयर रूल्स आर नॉट सेट, रूल्स आर डिफाइंड बाय द प्लेयर्स। पॉलिटिक्स ऐसा गेम है जिसमें जो है तो रूल्स प्लेयर्स डिसाइड करते हैं और कोई नहीं डिसाइड कर सकता, है ना। इसमें सोशल रियलिटी को इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि लॉ को पढ़ रहे हो तो आप सिर्फ लॉ को देख रहे हो ना। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बता दिया कि आपकी कार के विंडोज में एक सर्टेन उससे ज़्यादा आप काली फिल्म, ब्लैक फिल्म नहीं चढ़ा सकते, लेकिन लोग चढ़ा के घूम रहे हैं, और दूसरे लोग क्वेश्चन भी कर रहे हैं कि क्या ज़रूरत थी, है ना। तो अब इसका भी बड़ा अद्वितीय तरीके से इंटरप्रिटेशन किया जाता है, तो ये पॉलिटिकल बिहेवियर को भी ओवरलुक करता है। ये कंपैरिजन टेबल है जिसमें हम देख लेते हैं कि जो फिलोसॉफिकल, हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल, लीगल, ये क्या हो गए, चार हो गए हमारे ट्रेडिशनल अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी। अब इसमें फिलोसॉफिकल अप्रोच का फोकस किस में है, वैल्यूज़ में, हिस्टोरिकल का एवोल्यूशन में, इंस्टीट्यूशन का इंस्टीट्यूशन में, और लीगल का है लॉ। मेथड है फिलोसॉफिकल का नॉर्मेटिव, हिस्टोरिकल इसका हिस्टोरिकल, इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिप्टिव, और लीगल का लीगल। अब क्या क्वेश्चंस हैं, व्हाट ऑट टू हैपन, फिलोसॉफिकल में पूछते हैं, हिस्टोरिकल में बोलते हैं कैसे इवॉल्व हुआ, इंस्टीट्यूशन में बोलते हैं कि इंस्टीट्यूशन कैसे स्ट्रक्चर्ड है, काम कैसे करता है, और लॉ क्या कहता है, लीगल में बात करते हैं। तो आप देखेंगे कि ये अलग अलग अप्रोचेस हैं। अब इन अप्रोचेस में अगर हमें देखा जाए तो जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा जो लीगल अप्रोच है, लीगल अप्रोच में क्या क्वेश्चन पूछा गया, लीगल अप्रोच में यह बोला गया कि व्हाट द लॉ सेज। लॉ कौन बनाता है, ये यूजुअली कहाँ काम करता है, यूके में। डाइसी और बेजहॉट हमने कहाँ देखा, यूके में। लॉ कौन बनाता है, पार्लियामेंट। अब लॉ में भी दो तरह के लॉज बोल देते हैं लोग, एक बोलते हैं नेचुरल लॉ जो प्रकृति ने दिया है, ठीक है, और एक लॉ जो मैन मेड है। तो पार्लियामेंट, यूके की पार्लियामेंट लॉ बनाती है, ठीक है। तो यूके की पार्लियामेंट अगर कोई भी कुछ भी लॉ बना देगी तो वो सही हो जाएगा। इसका कारण ये है कि जो चेक्स एंड बैलेंसेस की पावर है, पावर टू क्वेश्चन द लेजिस्लेचर, वो यूके में नहीं है। किसको, कोर्ट को। वो कहाँ है, वो यूएसए में है, इंडिया में, और भी कंट्रीज हैं, बट मेनली हम इन कंट्रीज की अगर बात करें तो अगर पार्लियामेंट, हमारे इंडियन पार्लियामेंट कुछ गलत लॉ बनाती तो उसको कहाँ चैलेंज कर जा सकते हैं हम, सुप्रीम कोर्ट। सो दिस वाज ट्रेडिशनल अप्रोच टू पॉलिटिकल थ्योरी। कल हम मॉडर्न अप्रोचेस करेंगे। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको सही लगा हो ये सेशन तो एक सब्सक्रिप्शन मुझे दे दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको एक थम्स अप दीजिएगा। मैं कोशिश बहुत करता हूँ, बहुत टाइम लगता है इन प्रेजेंटेशंस को बनाने में, और मेरा मोटिव यही है कि इट विल हेल्प अ लॉट ऑफ पीपल। सो थैंक यू वंस अगेन एंड हैव अ गुड डे अहेड और गुड नाइट जब भी आप देख रहे हैं।